हेलो, नमस्कार। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने एग्जाम एजुकेशन में स्वागत अभिनंदन। साथियों, हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और श्वसन तंत्र के बारे में हमने यह देखा था कि किस प्रकार श्वसन तंत्र की जो प्रोसेस होती है वो नासिका से लेकर फिर नासिका से नासिका कपाट, उसके बाद में नासिका कपाट से फिर फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद में लेरिंक्स, लेरिंक्स के बाद में ब्रोंकियो और ब्रोंकियो के बाद में ब्रोंकियोसिस और ब्रोंकियोसिस के बाद में एल्विलाई यानी कुपिकाएं और कुपिकाएं के बाद में यानी ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है वो ब्लड में विलीन हो जाता है। ये क्या थी, प्रोसेस थी। उन बातों की हम चर्चा कर चुके थे और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार श्वसन तंत्र है वो कार्य करता है और किस प्रकार फेफड़े हैं वो कार्य करते हैं। उन तमाम बातों की हम चर्चा कर चुके थे। अब जो अभी हमारा जो आगे का प्रोसेस रहेगा, यानी इनहेलेशन प्रोसेस किस प्रकार होती है। श्वसन तंत्र की जो प्रोसेस है वो एक बार आप आउट ऑफ डायग्राम के माध्यम से समझोगे कि किस प्रकार इनकी रूपरेखा है और कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इनको भी ध्यान में रखोगे। सबसे पहले यानी यह इनहेलेशन प्रोसेस, सबसे पहले एयर श्वास यानी नाक के द्वारा भी श्वसन क्रिया होती है और मुंह के द्वारा भी होती है। लेकिन फिल्ट्रेशन की बात करें तो जो श्वसन है वो नासिका द्वारा होता है, वो शुद्ध माना जाता है बजाय मुंह के। कई बार नाक से अगर श्वास नहीं ले पाते तो कैसे लेते हैं, मुंह के द्वारा सांस लिया जाता है। कई बार व्यक्ति अगर आपदा की चपेट में आ जाता है, भूकंप की चपेट में आ जाता है, तो फिर उसको मुंह से मुंह लगाकर क्या करवाते हैं, श्वसन करवाते हैं। और आपको पता है सर, जो श्वसन की क्रिया है वो विसरण माध्यम से क्या करती है, बॉडी के अंदर प्रसारित होती है। अब विसरण यानी जहां पर सांद्रता अधिक है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करती है, गमन करती है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। फ्यूजन यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक अगरबत्ती, आपने अगरबत्ती यहाँ लगाई और पूरे थोड़ी देर में देखोगे तो पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाती है, उसकी स्मेल हो जाती है। जैसे ही परफ्यूम आप छिड़कते हो, परफ्यूम छिड़कते हो खुद के अंदर और पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाती है, परफ्यूम की सुगंधी तो हो जाती है। वो भी किसके द्वारा होती है, विसरण के द्वारा होती है। और इससे ही पता लग जाता है कि आज हमारे हीरो ने कौन सा परफ्यूम डाल रखा है। तो यह इसके माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से होता है। और विसरण के माध्यम से ही हमारे अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन विलीन होती है किसके अंदर, रक्त कणिकाओं के अंदर। अब देखो, सबसे पहले एयर यानी हवा जब श्वास लेते हैं तो मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा क्या करती है, अंदर प्रवेश करती है। नाक से फिर कहाँ, नाक के बाद में नासा कपाट, नासा कपाट होते हुए फिर कहाँ जाती है, फेरिंक्स में। कहाँ जाती है, अ, वायु है वो फेरिंक्स भाग में जाती है। ये फेरिंक्स भाग है, फेरिंक्स भाग। फिर उसके बाद में लेरिंक्स भाग के अंदर जाती है। लेरिंक्स भाग, ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं लेरिंक्स भाग। लेरिंक्स जो ये अपने उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है इसको क्या बोलते हैं, लेरिंक्स बोलते हैं, जिसको स्वर तंत्र बोलते हैं। और वायु यानी आवाज जो बनती है वो इन्हीं के माध्यम से बनती है। इसमें क्या होता है, कंपन होता है और कंपन के कारण क्या आती है, आवाज आती है। उसके बाद में लेरिंक्स के बाद में क्या होता है, यानी प्राइमरी फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ तक प्राइमरी फिल्ट्रेशन क्या होता है, डन हो जाता है। और फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है नाक में ही। आप जैसे ही नाक से हवा अंदर प्रवेश करवाओगे तो नाक के अंदर रोम होते हैं जो क्या करते हैं, जो जो भी अवशिष्ट पदार्थ आए हैं वायु के साथ उनको क्या कर लेता है, रोक लेता है। और रोकने के बाद जो शुद्ध हवा है वो फिर फेरिंक्स और लेरिंक्स से होते हुए, यानी यहाँ तक जो प्राइमरी फिल्ट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, डन हो जाता है। फिर उसके बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी इसमें सी आकार के क्या लगे होते हैं, छल्ले लगे होते हैं। सी आकार के छल्ले लगे होते हैं। ट्रेकिया से फिर क्या होता है, यानी ट्रेकिया के अंदर जब फिल्ट्रेशन प्रारंभ होता है तो वो होता है, यानी दो फेफड़े होते हैं, दो इसमें डिवाइड होते हैं, ब्रोंकियाई में डिवाइड हो जाते हैं। यानी दो नली होती हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंकियाई। कौन सी नली बोलते हैं, ब्रोंकियाई। ये आगे चलकर ब्रोंकियाई, इससे जो प्रोसेस होती है वो आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ब्रोंकियोसिस। ब्रोंकियोसिस यानी कई कुपिकाएं। देखो
पहले यानी 2 पार्टों में डिवाइड, और इसके बाद कई पार्टों के अंदर डिवाइड हो जाती है, यानी इसको बोलते हैं ब्रोंकियाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियाई। और आगे जो डिवाइड हो जाती हैं बहुत सारी जो वितरिकाएं हैं उसको बोलते हैं ब्रोंकियोलाइसिस, यानी बहुत सारी ब्रांच। उसके बाद में हवाएं कहाँ जाती हैं? हवाएं जाती हैं एल्वोलाई के अंदर। अब एल्वोलाई यानी कूपिकाएं, आपने देखा होगा बचपन में आप गुब्बारा फुलाते थे, बचपन के अंदर गुब्बारा सभी बच्चों ने फैलाया होगा। तो साथियों बचपन में जब गुब्बारा फुलाते थे, बड़ा सारा गुब्बारा है वो फूट जाता था, उसके बाद में अपन क्या करते थे, यानी जो फूटा हुआ जो गुब्बारा है उसका क्या करते थे, यानी हवा के माध्यम से छोटी छोटी क्या बोलते थे उसको, चिटकनी बनाते थे। अपनी देसी भाषा में क्या बोलते थे कि छोटी छोटी क्या बना ली जाती थी, चिटकनी, और उसके माध्यम से यानी फिर वो चिटकनी बनाने के बाद में यानी इस तरह जो फूटा हुआ गुब्बारा है वो लटका हुआ रहता था, उसको क्या बोलते हैं, यानी उस टाइप की होती है ये कौन, एल्विलाई। इस टाइप की बहुत सारी एल्विलाई होती हैं, ये करोड़ों में होती है, लगभग 15 करोड़ के आसपास होती हैं। और इनके अंदर क्या होती है, हवाएं हैं वो पूरे फेफड़ों के अंदर क्या हो जाती है, प्रसारित हो जाती है। उसके बाद में फिर एयर कहाँ जाती है, उसके बाद में हमारी जो ब्लड की कैपिलरीज है, केशिकाएं हैं, वहां पे क्या हो जाती है, वायु है वो ब्लड के संपर्क में आती है। अब कैपिलरीज केशिकाएं, यानी आप आंख को ऐसे करके देखोगे कांच के अंदर तो आपको छोटी छोटी यानी लाल लाल छोटी छोटी रस्से सी दिखाई देगी, बिल्कुल छोटी छोटी। आप जैसे ही कैमरे के पास में ये ऐसे करके देखोगे तो बिल्कुल छोटी छोटी केशिकाएं दिखाई देती हैं रेड रेड कलर की, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर वायु है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आपको पता है जब वायु लेते हैं तो उसमें साथ में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और क्या होता है, CO2 भी होता है। ऑक्सीजन 21% लगभग, नाइट्रोजन 78% लगभग, और CO2 0.03% लगभग, यानी ये सारी हवाएं मिश्रित होकर क्या करती हैं, नाक के द्वारा अंदर प्रवेश करती हैं। और इनमें जो वायु है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करती है, यानी ऑक्सीजन की जो क्षमता होती है वो ब्लड के अंदर क्या होती है, डेंसिटी कम होती है, और बाहर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ज्यादा का ये कम की तरफ, यानी जो विसरण होता है उसको क्या बोलते हैं, विसरण, यानी जहाँ पे ज्यादा है वहां से क्या होगा, कम की तरफ जाएगा। तो कम की तरफ जाएगा तो यानी ये पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, फैल जाती है, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। और लास्ट में माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस, सेल ऑफ पावर हाउस कहा जाता है, वहाँ उसके द्वारा फिर क्या बनती है, H2O प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, ATP के रूप में, ATP के रूप में क्या होती है, ऊर्जा बनती है, ATP, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। और ये ATP है, ये ग्लाइकोलाइसिस चक्कर, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर, और ये ग्लाइकोलाइसिस चक्कर है ये अनोक्सी श्वसन के दौरान चलता है, अनोक्सी श्वसन के दौरान चलता है। और यही क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा जा चुका है कि ग्लाइकोलाइसिस चक्कर है वो कौन सी अवस्था में चलता है। तो एक होती है अनोक्सी श्वसन और दूसरी होती है ऑक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चलता है, और इस ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। एटीपी के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु एटीपी के बनते हैं, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के। उसके बाद में यानी चक्कर ऑक्सी, आप कहोगे ऑक्सी श्वसन के दौरान कौन सा चक्कर चलता है, तो साथियों ऑक्सी श्वसन के दौरान क्रेबस चक्कर चलता है, क्रेबस चक्कर चलता है। और क्रेबस चक्कर के दौरान ये ग्लाइकोलाइसिस है ये कितने अणुओं में कन्वर्ट हो जाता है, तो 36, और 36 प्लस 2 यानी कुल कितने अणु का निर्माण करता है, 38 एटीपी का निर्माण करता है। तो आपको पूछा जा सकता है क्रेबस चक्कर कहाँ चलता है, ऑक्सी श्वसन के दौरान, और ग्लाइकोलाइसिस चक्कर कहाँ चलता है, अनोक्सी श्वसन के दौरान चलता है। अब आप यह कहोगे कि नाइट्रोजन तो जाती है बॉडी के अंदर, यानी तो फिर आप कहोगे कि हम दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो प्रोटीन पादपीय जो पौधे होते हैं, द्विदलीय यानी द्विबीजपत्री पौधे हैं जिससे दाल बनाई जाती है, और दाल से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। आप कहोगे कि उसके अंदर जो गुलिकाएं होती है उसमें क्या होता है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों के अंदर नाइट्रोजन की गांठें पाई जाती है, तो फिर वो क्यों लेते हैं, अगर पहले से वायु के द्वारा ही नाइट्रोजन जाता है तो उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ गई।
तो साथियों आपको मैं बता दूं कि नाइट्रोजन है जो हवा के साथ लेते हैं हम, वो क्या होती है, अक्रिय अवस्था में होती है। क्या होती है, अक्रिय अवस्था में होती है, इसलिए ये बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करती। जितनी मात्रा में यानी 78% लिया उतनी क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और नाइट्रोजन ही एक ऐसी गैस है जिसको जितनी मात्रा में लिया उतनी ही क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसका बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता। अब आप कहोगे तो फिर लेते क्यों? साथियों हमारी बॉडी को अकेले ऑक्सीजन ग्रहण करने की आदत नहीं है, और ऑक्सीजन क्या होती है, भारी होती है, और भारी होने के कारण ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इनके साथ क्या है, मिली हुई गैसों का क्या किया जाता है, मिश्रण किया जाता है। जिससे आपने देखा होगा जो पर्वतों पर जाते हैं उसमें जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर क्या होता है, O2 प्लस नाइट्रोजन, ये दोनों साथ में होती है, तभी क्या होता है, यानी मनुष्य की जो श्वसन गति है वो सही सुचारू रूप से चल सकती है। इसी प्रकार समुद्र के अंदर जाते हैं तो समुद्र में भी O2 प्लस N2 के सिलेंडर होते हैं, नाइट्रोजन के ही सिलेंडर होते हैं। वेंटिलेटर पे जाते हैं तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति बीमार होता है, बीमार होने के कारण उसके फेफड़े हैं वो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, और इससे उसमें सांस लेने की दिक्कत होती है, तो उसको आईसीयू में एडमिट किया जाता है। आईसीयू के अंदर क्या होता है, एक मास्क लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, श्वसन क्रिया है वो सुचारू रूप से जारी रहती है। कई बार इससे भी सिचुएशन बेहतर हो जाए, जिसको बोलते हैं वेंटिलेटर। क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर। और वेंटिलेटर के अंदर क्या होता है, यानी नाक के द्वारा एक नली फेफड़ों के अंदर डाली जाती है, और उससे क्या करवाया जाता है, श्वसन करवाया जाता है। और ये जो कंडीशन होती है, ये स्थिति होती है, वो बेहद खतरनाक साबित होती है। अब अपन बात करते हैं, यहाँ तक आपके समझ में आएगा। ऑक्सीश्वसन में क्रेबस चक्र चलता है, अनऑक्सीश्वसन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलता है, और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी बनते हैं, और क्रेबस चक्र के दौरान 36। और कुल कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी। और ग्लाइकोलाइसिस किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, यानी हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। और ये ऑक्सीजन फिर यानी ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से, एक होती है फुसफुसीय शिरा, आपने नाम सुना होगा, फुसफुसीय शिरा। और आपने सुना होगा सिरों के अंदर क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ये देखो बारीक बारीक जो नली आपको दिखाई दे रही है, इन बारीक बारीक नलिकाओं के अंदर कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और ये जो मोटी जो बीच में वेन दिखाई धमनी दिखाई दे रही है, इसके अंदर कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो जो बारीक बारीक दिख रही है जिसको बोलते हैं शिरा, शिरा के अंदर क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, नीले रंग का होता है। और जो धमनी होती है उसके अंदर क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। अब इन कैपिलरी के माध्यम से, ये शिराओं के माध्यम से क्या होता है, वेन्स के माध्यम से रुधिर कहाँ जाता है, हार्ट के अंदर जाता है, और हार्ट से फिर बाएं हार्ट के अंदर शुद्ध होकर फिर दाएं हार्ट से होते हुए फिर कहाँ जाता है, यानी धमनी के द्वारा फिर क्या होता है, बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। इसी प्रकार यानी एक होती है फुसफुसीय शिरा। अब आप कहोगे शिरा में तो अशुद्ध रुधिर बहता है, तो फुसफुसीय शिरा के अंदर शुद्ध कैसे? यानी ये साथियों फेफड़ों से जुड़ा होता है, और फेफड़ों में क्या होता है, वायु शुद्ध होती है। वायु शुद्ध होने के कारण ये ऑक्सीजन में विलीन हो जाती है, और ऑक्सीजन लेकर फिर कहाँ जाती है, ये हार्ट के अंदर जाती है। इसलिए इसके अंदर क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो फुसफुसीय शिरा के अंदर कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये थी प्रोसेस। अब अपन इनसे जो संबंधित क्वेश्चन है उनकी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस प्रकार पूछे जाने की संभावना है। आपको इसे आइडिया लग जाएगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो पर्याप्त है या नहीं। नंबर 1 जो पहले के पेपर में आए हुए हैं वही क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखना। श्वसन की क्रिया से आप क्या समझते हैं, श्वसन की क्रिया से आप क्या समझते हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन अंदर लेना तथा CO2 बाहर निकालना, ऑक्सीजन अंदर लेना तथा CO2 बाहर निकालना। नंबर 2 CO2 अंदर लेना तथा O2 बाहर निकालना। नंबर 3 भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना। नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों मैंने स्टार्टिंग में जब श्वसन टॉपिक शुरू कराया था उस टाइम मैंने बताया था ये क्या करता है, यानी संपूर्ण जो भोज्य पदार्थ है उसका क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण के द्वारा ही बड़े टुकड़े हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते हैं। तो क्या होता है, यानी भोज्य पदार्थों का क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीकरण होता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। हमने परिभाषा में ही देखा था जब स्टार्टिंग हमने की थी, तो इसी नाम से की थी कि भोज्य पदार्थों का क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीकरण होता है किसमें, श्वसन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। वायुमंडलीय जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो यानी नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है, 78% होती है, ऑक्सीजन लगभग 21% और CO2 0.03% होती है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, यानी 21 के आसपास का ऑप्शन 20.95। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी यह, और लगभग यह कितनी है, CO2 है, और यह क्या है, N2 नाइट्रोजन। क्या आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन को पकड़ने का कार्य कौन करता है। अब रक्त में ऑक्सीजन को पकड़ने का कार्य कौन करता है, क्लोरोफिल करता है या हीमोग्लोबिन करता है। तो साथियों हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन अलग अलग लिखते हैं। हिम का मतलब होता है लोहा, फेरस, लोहा, और ग्लोबिन का मतलब होता है एक प्रकार की प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन। तो इसकी आदत क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करता है, ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करता है। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, ऑक्सीजन अनुपस्थित हो या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, तो फिर किससे दोस्ती करता है, CO से दोस्ती करता है, और CO से दोस्ती करके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन। तो CO से दोस्ती करके कैसा हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इससे व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु होती है, यानी पर्याप्त मात्रा में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और ब्लड का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, ब्लड का रंग नीला हो जाता है। अब यही हीमोग्लोबिन है, ये किसके साथ दोस्ती करेगी, O2 के साथ दोस्ती करेगी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो क्या होता है बॉडी के अंदर शुद्ध रक्त का कार्य करता है। तो इसमें यानी किसके साथ जुड़ती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन किसको पकड़ती है, हीमोग्लोबिन को पकड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कुल कितने कण ATP के होते हैं, ATP, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो कितने अणु होते हैं, मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चलता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के दौरान कितने ATP बनते हैं, तो 2 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के शोषण में कुल कितने अणु ATP प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में, यानी कुल पूछ रहा है, तो यानी 2 तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र में, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के दौरान, और 36 ATP क्रेबिस चक्र के दौरान। तो कुल ATP कितने हो गए, कुल ATP 38 ATP हो गए, ATP। तो कुल की पूछ रहा है, कुल कितने ATP प्राप्त होते हैं, 38 ATP प्राप्त होते हैं। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी ऐसा कौन सी वायु है तो श्वसन मात्रा में उस घटक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको पता है ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं और वापस छोड़ते हैं कितनी, 17%, लगभग कितने का नुकसान हो गया, तो यानी 3 और 4 कितने, 4% ऑक्सीजन क्या होगी हमारी बॉडी के अंदर रह गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड यानी 0.03% लेते हैं, लेकिन वापस कितनी आती है, 4% आती है, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब जलवाष्प तो होता ही नहीं है। उसके बाद में नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन 78% लेते हैं और निकालते भी कितने हैं, 78% ही निकालते हैं। तो यानी इस गैस में है किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस है इसमें किसी भी प्रकार का नहीं तो खर्चा होता है, नहीं क्या होता है, यानी ज्यादा होती है। तो बॉडी के अंदर जितनी ली है उतनी क्या करते हैं, हम बाहर निकालते हैं, 78% 78% बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं और बाहर कितनी, 17% निकालते हैं। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन, इसका अभिगमन पूछ रहा है, ऑक्सीजन का अभिगमन पूछ रहा है। तो बाय ब्लड यानी रक्त के द्वारा,
बी प्लूरल, फुसफुस के द्वारा या उत्तक के द्वारा। तो यानी ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसका अभिगमन का क्रम जाना है कि पहले कहाँ जाती है और फिर बाद में कहाँ। तो आपको पता है वायु पहले नासा छिद्र से, नासा छिद्र के बाद में नासा कपाट के अंदर, नासा कपाट में फेरिंक्स से, फेरिंक्स के बाद में लेरिंक्स और लेरिंक्स के बाद में कहाँ जाती है, कहाँ जाती है ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोसिस, ब्रोंकियोसिस के बाद में कहाँ जाती है एल्वेलाई, और एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरी में जाती है, और उसके बाद में ऊतक यानी टिश्यू के जो भी टिश्यू है बॉडी विलीन हो जाती है। तो सबसे पहले कहाँ जाती है वायु, यानी अपने को ऑप्शन के हिसाब से क्रम में जचाना है। तो सबसे पहले कहाँ जाती है, फेफड़ों के अंदर जाती है। कहाँ, फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों के बाद में कहाँ जाती है, फेफड़ों के बाद में ब्लड में जाती है, और ब्लड के बाद में कहाँ जाती है, जो टिश्यू है उनके पास में जाती है। तो 2, 1, 3 ऑप्शन कौन सा है, 2, 1, 3 इसमें है। यानी सबसे पहले रक्त में ऑप्शन के हिसाब से, और वैसे मैंने पूरा क्रम बता रखा है। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले कहाँ जाएगी, फुसफुस में यानी फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों के बाद में कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर। उसके बाद में फिर ब्लड से कहाँ जाती है, वाइट टिश्यू यानी ऊतकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, यानी ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आएगी। अगर ऑक्सीजन कम है बॉडी के अंदर तो फिर श्वास की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। कई बार देखा होगा जब अगर श्वास लेने में कठिनाई हो रही है तो आदमी क्या करता है, जल्दी जल्दी श्वास लेता है। आपने दमा के पेशेंट को देखा होगा, उनको जब श्वास लेने में तकलीफ होती है तो वो क्या करते हैं, मुंह खोल के यानी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी से जल्दी सांस लेते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ऑक्सीजन की सांद्रता कम है। तो इसका मतलब यानी क्या होता है, श्वास लेने की गति बढ़ जाती है, श्वास लेने की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसके मुख्यतः प्रभावित करती है, CO इसको बोलते हैं, अगर CO2 है इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड। और CO है इसका मतलब कार्बो मोनोऑक्साइड, कार्बो मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो निम्नलिखित किसको प्रभावित करती है, पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। पाचन क्रिया से इसका कोई लेना देना नहीं, सुर को नहीं करती, किडनी को नहीं करती, फिर इसको करती है। रक्त की ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है कौन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। मैंने स्टार्टिंग में जब यह श्वसन तंत्र शुरू किया उस टाइम मैंने बताया था, यानी श्वसन क्रिया है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। टेम्परेचर ताप को मेंटेन कौन करेगा, फिर फेफड़े करेंगे, कौन करेंगे, लंग्स यानी फेफड़े करते हैं श्वसन क्रिया। और श्वसन क्रिया किससे संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित। आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, सीधा आंसर कहीं नहीं मिलेगा आपको, उस टॉपिक से इर्द गिर्द की बातें पूछेगा। तो यानी यहाँ पूछ रहा है शरीर का ताप, और ताप किससे, मैंने परिभाषा के अंदर ही बताया था, ये क्या करता है, श्वसन क्रिया के दौरान हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। तो टेम्परेचर किससे संबंधित है, श्वसन किससे संबंधित है, फेफड़ों से, और फेफड़े किससे संबंधित है, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो लंग्स, 2 जोड़ी लंग्स होते हैं। साथियों ये थे अपने आज के इस टॉपिक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक मैंने पूरा कवर कराने की पूरी कोशिश की है। आशा व उम्मीद है मुझे कि साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।